सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर स्टडी मटेरियल फॉर नीट सो दैट कि यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जो है ना, बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल वीडियो, बिफोर शेयरिंग विथ यू द एक्चुअल स्टडी मटेरियल, द ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल फॉर नीट, मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगा। दैट इज़ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट गाइडेंस। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट गाइडेंस? देखो, गाइडेंस अगर होती है ना, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को अगर आपने क्रैक करना है तो गाइडेंस जो है ना, गाइडेंस अगर आपके पास गाइडेंस है, राइट गाइडेंस, यानी आपको भी पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, दैट इज़ कॉल्ड गाइडेंस। यानी आपका स्टडी मटेरियल क्या रहेगा और आपने किस तरह से पढ़ना है। और विदाउट गाइडेंस मतलब आपको पता ही नहीं होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ रहे होते, आप मेहनत कर रहे होते, लेकिन आपको ये चीज़ पता ही नहीं होती कि क्या आप सही मतलब ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो। ठीक है। सो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि विदाउट गाइडेंस मतलब एक ही एग्जामिनेशन को जो है ना, उसके लिए डबल या ट्रिपल मेहनत लगती है। ठीक है, डबल या ट्रिपल, विदाउट स्टडी, विदाउट द ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, विदाउट द राइट गाइडेंस, एक ही एग्जामिनेशन को, सेम एग्जामिनेशन को जो है ना, आपको डबल या ट्रिपल मेहनत लगती है। अगर आपके पास राइट गाइडेंस होगी तो इन वन को आप जो है ना, उसको क्वालिफाई और आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा इट्स 232। व्हाट इज़ दिस 232? दिस वाज माई फर्स्ट अटैम्प्ट स्कोर। जब मेरा पहला अटैम्प्ट था तो मेरे इतने आए थे 232। फिजिक्स मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। ठीक है। अब मैं जो है ना, जब इंशाल्लाह आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगा, मतलब थ्रू आउट, मतलब मैंने कोर्स किस तरह से क्या किया, मतलब कौन सी मिस्टेक्स थी, कहाँ कहाँ पे मैंने क्या किया, तो वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मैं आपको बोलूँगा, एट दैट टाइम जो है ना, मेरे पास राइट गाइडेंस नहीं थी। ठीक है, राइट गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास एनसीईआरटी नहीं थी, मतलब स्पेशली इन द बायोलॉजी एंड द केमिस्ट्री। मैंने एनसीईआरटी को, जब मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, जब मैंने पहला ड्रॉप लिया, तो एग्जैक्टली आफ्टर, मतलब नीट जो है ना, यूँ ही मतलब नीट का एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ही जो है ना प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैंने एनसीईआरटी लाई थी। बायोलॉजी में नई एनसीईआरटी, और इसमें केमिस्ट्री में भी जो है ना, मतलब पुरानी एनसीईआरटी अवेलेबल थी, मैंने उन्हीं को पढ़ा। लेकिन मैंने कब पढ़ा? पहले अटैम्प्ट के बाद। यानी पहले अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे पास स्टडी मटेरियल यानी मेरे पास एनसीईआरटी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि क्या पढ़ना है और कैसे कैसे, ये तो बात ही नहीं। जब पता ही नहीं था कि क्या पढ़ना है, तो कैसे की बात कहाँ से आएगी। अब ये जो 232, जब मतलब फ्रेशर्स में कोचिंग की थी, क्रैश कोर्स किया था, तो वहाँ से जो है ना, मतलब बायोलॉजी में जो है ना, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स वहाँ पे टीचर्स हैं, मतलब वहाँ पे लिखवाए थे। आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बहुत डाटा उन्होंने प्रोवाइड किया था, लेकिन वो तो सब सारा ज़ाया हो गया, और उसके साथ टाइम भी ज़ाया हो गया। तो जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे ना, तो उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे जो है ना, मैंने थोड़ा सा स्कोर किया। और केमिस्ट्री में जो है ना, थोड़ी बहुत 12th की इन्फॉर्मेशन थी, उसी के बेसिस पे जो है ना, मैंने ये स्कोर किया। और जब मैं पहले अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करता था, मेरी सिचुएशन बिल्कुल जो है ना, आप जैसी थी। आई डोंट नो कि आपकी सिचुएशन, मतलब मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है। मैंने भी 11th ठीक से नहीं पढ़ा था, मतलब इट वॉज टोटली ज़ीरो। और 12th में जो है ना, थोड़ा बहुत 10 to 20% पढ़ा था, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब सारा वेस्ट था। और उसके बाद जब क्रैश कोर्स किया, तो थोड़ा सा स्कोर कर पाया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एट दैट टाइम मेरे पास, देखो मैंने पढ़ा, फ्रेशर्स में मैंने पढ़ा, 4 महीने पढ़ा, 5 महीने पढ़ा, 4.5 महीने पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा। अगर मेरे पास उस टाइम एनसीईआरटी होती, यानी ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल होता, मे बी मैं जंप करता फ्रॉम 232 टू 400, या 232 से ज़्यादा मैं जो है ना स्कोर कर पाता। ठीक है। तो स्टडी मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो जो स्टडी मटेरियल इस टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल फॉर यू पीपल। और उसके अलावा आपने कोई भी मतलब कुछ भी नहीं, उसके अलावा जो है ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसको ब्लाइंडली आपने फॉलो करना है, ब्लाइंडली। ठीक है, ब्लाइंडली और स्ट्रिक्टली। ठीक है, ब्लाइंडली और स्ट्रिक्टली आपने उसको फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल वीडियो। अच्छा, ओके, पहले हम बायो की बात करेंगे, बायोलॉजी। अगर हम बात करेंगे सपोज बायो की, पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या प्रिंटेड मटेरियल, यहाँ पे कलर्ड मटेरियल। असल में बात ये है कि, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखोगे ना, मेरे चैनल का नाम इट्स अनटोल्ड नीड गाइडेंस, मतलब वहाँ पे गाइडेंस इन्वॉल्व है। मुझे मतलब स्टूडेंट्स को गाइडेंस, मतलब गाइड करने का बहुत शौक, मतलब आई एम पैशनेट अबाउट दैट। क्योंकि मतलब मेरे पास जो है ना, राइट गाइडेंस नहीं थी, मतलब मुझे नहीं पता था अपने टाइम में कि आप मतलब क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि देखो, जब स्टूडेंट को नहीं पता है ना कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो उसको 2 3 4 अटैम्प्ट्स लगते हैं। ठीक है। तो उसको जो है ना, ड्रॉप ही, मतलब उसको मतलब गारंटी, उसको मतलब वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर उसको नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो मतलब ड्रॉप हो ही जाएगा। ठीक है। तो ड्रॉप से बचने के लिए, 2 3 ड्रॉप्स को जो है ना, अपने आप को ड्रॉप से बचाने के लिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है,
आपने जो है ना ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि मतलब मैं स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करूँ। अब ये जो पेज है ना, मैंने पहले उसको लिखा, ठीक है। मैंने पहले उसको लिखा, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट मतलब टाइप किया, ठीक है। मेरा दोस्त है, मतलब मेरा कज़िन है, उसी ने इसको टाइप किया। फिर मैंने इसको फोटोस्टेट और प्रिंट मतलब बहुत सारे प्रिंट आउट निकाले। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को साथ इसको जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स में मतलब इसको बांटा, ठीक है। मतलब वहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं एक जगह गया था। तो वहाँ पे जो है ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ शेयर की, सो दैट कि उनको ये चीज़ पता चल जाए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बायोलॉजी के लिए आप देखो, मैंने यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, बायोलॉजी के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे और कुछ भी नहीं। मतलब आपने बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी को कंसल्ट करना होगा, ओनली एनसीईआरटी, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। बिकॉज इन द अपकमिंग वीक जो है ना, मैं आपके सामने एक वीडियो रखूँगा इंशाल्लाह। एनसीईआरटी मैपिंग मैं करूँगा, मतलब किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस और कहाँ कहाँ से पूछे गए थे फ्रॉम एनसीईआरटी। सो इट्स योर ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे और कुछ भी नहीं। हर एक पॉइंट को जहन में रखना, कुछ भी नहीं। अच्छा, अब जब आप क्लास पढ़ते हो ना, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब आप टीचर की नोटबुक पढ़ते हो, उसका पर्पस क्या होता है, देखो। हमारे पास बायोलॉजी में बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आप जो है ना खुद नहीं पढ़ सकते हो, बल्कि उनमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं, उनमें से आप कुछ पोर्शन खुद भी पढ़ सकते हो और कुछ टीचर की नोटबुक से भी समझ सकते हो। तो मैंने जो है ना इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। व्हाट इज़ द मतलब, जब आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा प्रिपरेशन प्लान इन बायोलॉजी, प्रिपरेशन प्लान इन केमिस्ट्री एंड प्रिपरेशन प्लान इन फिजिक्स। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर स्पेशली इन द बायोलॉजी जिनको आप खुद भी पढ़ सकते हो और टीचर के साथ भी, मतलब टीचर की नोटबुक से पढ़ सकते हो, और कुछ खुद भी और कुछ टीचर की नोटबुक से भी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टीचर की नोटबुक से आउट ऑफ टेक्स्ट कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब जब आप टीचर की नोटबुक पढ़ोगे, दैट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, दैट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। दैट इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बस आपने थोड़ा बहुत चीज़ों को समझना है, जहाँ पे भी सपोज जेनेटिक्स समझने की चीज़ है, एवोल्यूशन में थोड़ा बहुत समझना है, फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी में कोई चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है, ठीक है। सेल साइकिल, इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में मतलब बहुत सारी प्लांट ब्रीडिंग में, मतलब जो कोई भी चैप्टर जहाँ पे आपको जो है ना कॉन्सेप्ट को या चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपने टीचर की नोटबुक को पढ़ना है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बाकी जो है ना, टीचर ने आउट ऑफ एनसीईआरटी डाटा जितना भी दिया होगा, जितना भी, उसको आपने नीट के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स याद रखना, और आउट ऑफ टेक्स्ट कोई भी पॉइंट नीट के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो फ्रॉम नोटबुक आप सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स को याद रखोगे, और आउट ऑफ एनसीईआरटी डाटा आपने कोई भी याद नहीं रखना है, ठीक है। दिस वॉज फ्रॉम द, देखो, दिस ओनली एनसीईआरटी, दिस इज फ्रॉम द टीचर नोटबुक। अब आप बोलोगे, देखो अच्छा, यहाँ पे जो है ना, आप अब ये डाउट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि टीचर की नोटबुक से आपने सिर्फ जो है ना एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट्स पढ़ने हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इवन इफ कि वो पॉइंट को कितना ही इंपॉर्टेंट, इवन इफ कि वो अगर प्रीवियस क्वेश्चन भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा गया हो, फिर भी आपने उसको याद नहीं रखना है। बिकॉज आपके ऑलमोस्ट 95%, मतलब 90 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 89 to 90 क्वेश्चन जो है ना, वो आपके एनसीईआरटी से बनते हैं, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, उसके बाद, और याद रखना, ये जो मैं स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 11th स्टूडेंट के लिए भी है, 12th स्टूडेंट के लिए भी है, और एंट्रेंस, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो ड्रॉपर हो, मतलब हर एक स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई रेफरेंस लाइक अरिहंत, दिनेश, प्रदीप, सिंगेज एटसेट्रा नहीं, मतलब नहीं पढ़नी है बायोलॉजी में। आपने जो है ना रेफरेंस वगैरह को कुछ भी नहीं, गोली मारो, कुछ भी नहीं पढ़नी है। हाँ, अगर आप 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो आपके पास नोट्स अवेलेबल होंगे, मतलब बोर्ड्स में आपको मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है ना नोट्स को पढ़ सकते हो। लेकिन अच्छा, इसी तरीके से 11th स्टूडेंट जो है ना, क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी होती है, वहाँ पे आप जो है ना मतलब थ्योरी पढ़ सकते हो। लेकिन ये अरिहंत, अंडरस्टैंड, मतलब नीट के लिए आपने किसी भी चीज़ को जो है ना, किसी भी चीज़ को रेफरेंस को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट, कोई मॉड्यूल या मैगजीन भी नहीं पढ़ना है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि नीट के लिए आपने एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, इन शॉर्ट। अच्छा, उसके बाद दिस वाज अबाउट कि मतलब हमारी थ्योरी, हमने क्या पढ़नी है, थ्योरी कहाँ से पढ़नी है, फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यूज प्रैक्टिस और क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करनी है, लाइक डॉक्टर अली और फिंगर टिप्स। यानी आपने जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव बुक आपने सॉल्व करनी होगी, ठीक है। वो कोई भी हो। अगर मैं अपनी बात करूँगा, मैंने जो है ना खुद डॉक्टर अली को पढ़ा था, डॉक्टर अली, बिकॉज डॉक्टर अली इज़ ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड। लेकिन अगर उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर दिए गए थे, मैं उनको जो है ना छोड़ता था, ठीक है। मतलब मैं एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ता था। अच्छा,
मार्केट में बहुत सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स अवेलेबल हैं, बट आप सिर्फ डॉक्टर यानी देखो, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ डॉक्टर या फिंगर टिप्स पढ़ना नहीं। देखो, आपने वो बुक सॉल्व करनी, आपका सेंस भी होना चाहिए कि आपने उस बुक को सॉल्व करना है जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 95% ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट किए गए होंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना डॉक्टर लिए है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स फिंगर टिप्स को भी प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नो एरिहांत, नो नीट चैंपियन, नो गेरा फॉर बायोलॉजी। अच्छा, एरिहांत की जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आती हैं ना, ऑब्जेक्टिव बुक्स, उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी दिए जाते हैं, और उन क्वेश्चंस की वजह से जो है आप डाउट में पड़ जाओगे कि यार इनको याद रखना है कि नहीं रखना है, तो बिल्कुल जो है ना आप उस बुक को प्रेफर ही मत करो। उसके बाद हम बात करते हैं नीट चैंपियन बायोलॉजी की। नीट चैंपियन बायोलॉजी में जो है ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करना, अगर नहीं है तो अगर अगर डॉक्टर ले लिए तो बेहतर रहेगा, अगर फिंगर टिप्स है वो भी ठीक रहेगी, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो है ना गेयर अप फॉर बायोलॉजी, इस पे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, मतलब इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस वो आपने नहीं करने होते, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, बहुत सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से बाहर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपका स्टडी मटेरियल सिर्फ एनसीईआरटी रहेगा, और आप सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव बुक को सॉल्व करेंगे, या आप सिर्फ उन्हीं एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे जो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। अब जो है ना आप बोलोगे कि मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ या मैं ऑनलाइन पढ़ती हूँ, तो जो आप डीपीपीज वहाँ पे सॉल्व करोगे वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, ठीक है। टीचर में क्लास में आपके साथ जो है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपके साथ टीचर जो है ना स्टडी मटेरियल शेयर कर रहा है, कोई मॉड्यूल भी हो, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, स्पेशली इन द बायो, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी बेस्ड डाटा, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं याद रखना है आपने, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजी। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। पहले हम फिजिकल की बात करेंगे। फिजिकल के लिए जो है ना टीचर की नोटबुक अच्छे से पढ़ना, और एनसीईआरटी से सिर्फ सॉलिड स्टेट जो 12th का चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री जो 12th का चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो 11th का चैप्टर है, और रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये 4 चैप्टर जो है ना, इनकी थ्योरी भी आप एनसीईआरटी से पढ़ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम नोटबुक, यानी नोटबुक के अलावा। देखो, टीचर की नोटबुक आपने फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में पढ़नी है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है, कॉन्सेप्ट, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री इज न्यूमेरिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स को, फॉर्मूलाज को, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अपने टीचर की नोटबुक को अच्छे से फॉलो करना होगा, अच्छे से रिवाइज करना होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो है ना, आपने जो है ना टीचर की नोटबुक को अच्छे से कंसल्ट करना होगा, वहाँ के न्यूमेरिकल्स मतलब जो दिखाएंगे टीचर, उनको अच्छे से पढ़ना है। और थ्योरी जो है ना एनसीईआरटी की थ्योरी से, स्पेशली आप सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ना। बाकी चैप्टर्स की थ्योरी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि उनमें न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, लेकिन जो इन 4 चैप्टर्स के अलावा जो है ना, उनकी थ्योरी जो है ना, दैट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनमें से आपको ऑलमोस्ट न्यूमेरिकली पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो 4 चैप्टर्स हैं ना, इनमें से आपके पास जो है ना कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है, और वो बिल्कुल एनसीईआरटी से निकाला जाएगा, ठीक है। हाँ, जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो मतलब बाकी चैप्टर्स हैं, जो थ्योरी बेस्ड टॉपिक होगा, उसके लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लाइक आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आपके पास है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद एनसीईआरटी से क्या करना है आपने, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस एक्सरसाइज को भी अच्छे से सॉल्व करना इन ऑल चैप्टर्स। सो फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा मैं यहाँ पे कंक्लूजन आपके सामने रखूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टीचर की नोटबुक आपने अच्छे से कंसल्ट करनी होगी इन ऑल द चैप्टर्स। एनसीईआरटी थ्योरी जो है ना, सिर्फ आपने सॉलिड स्टेट, सरफेस, स्टेट्स ऑफ मैटर और रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़नी है, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज आपने हर एक चैप्टर में सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इज बस मतलब इनऑर्गेनिक जो है ना, इट्स थ्योरी बेस्ड, मतलब ये थ्योरी ऑलमोस्ट है, इट इज़ सिमिलर टू बायोलॉजी। जो आपने बायो में करना होगा, बिल्कुल आपने इनऑर्गेनिक में वही करना है, ओनली एनसीईआरटी, नथिंग आउट ऑफ टेक्स्ट। टीचर की नोटबुक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना, बाकी नीड के लिए सिर्फ टेक्स्ट की थ्योरी याद रखोगे, और कुछ भी नहीं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे से करना इन ऑल चैप्टर्स। तो यहाँ पे जो है ना, इनऑर्गेनिक के लिए आपने जो है ना प्योरली जिस तरह बायो में प्योरली जो है ना आपने एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, ठीक है, लाइक केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, और मेटलर्जी है, ठीक है, और टू सम एक्सटेंट डी एंड एफ ब्लॉक। यहाँ पे जो है ना आप टीचर की नोटबुक को पढ़ सकते हो, लेकिन फॉर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, सिर्फ समझने के लिए, सो दैट कि जब आप पहले नोटबुक को पढ़ोगे, उसके बाद जो है ना आप उन चैप्टर्स में जो है ना आपकी जो है ना एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी से बाहर आपने कोई भी डाटा याद नहीं रखना है, कोई जेई का क्वेश्चन, कोई जेई के एग्जाम्पल, कोई एडवांस्ड के एग्जाम्पल आपने याद नहीं रखने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से सॉल्व करना है इन ऑल द चैप्टर्स। अब रही बात एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज जो है ना, अगर आपको टाइम मिले, अगर आपको टाइम एक्स्ट्रा मिले तो उनको भी करना, ठीक है। लेकिन जो डिफिकल्ट, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस होंगे ना, वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप अगर कोई क्वेश्चन होगा उनको नहीं करना, लेकिन अगर आपको लगे
कि एक्सरसाइज में कोई MCQ है उसको करना, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करना, और कोई मैचिंग टाइप है उसको भी करना, ठीक है। दिस वाज अबाउट इनऑर्गेनिक। उसके बाद है ना ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारे पास मतलब तीन तीन किस्म के चैप्टर्स होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास तीन तरह के पोर्शंस हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास GOC पोर्शन है, GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद जो है रिएक्शन वाला पोर्शन, और उसके बाद जो है ना थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स। अगर मैं पहले बात करूं GOC के लिए बिल्कुल आपने जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री की तरह फॉलो करना होगा। GOC में नोटबुक अच्छे से पढ़ना और NCERT भी, ठीक है। GOC में NCERT भी, लेकिन GOC अंडरस्टैंडिंग टॉपिक उसको आपने समझना है, ठीक है। लाइक इट्स नॉमेनक्लेचर, इट्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इट्स योर आइसोमेरिज्म, ठीक है, इट्स योर मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, ठीक है, फ्री रेडिकल। इसी तरीके से ना वो इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या वो रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन एंड ऑल दैट, एरोमेटिसिटी। तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने जो GOC के लिए नोटबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, और NCERT भी साथ साथ फिर पढ़ना। जब आप GOC का कोई टॉपिक पढ़ोगे, तो हम बात कर रहे थे GOC की। GOC में आपने क्या करना है, मतलब यू हैव टू गो थ्रू द नोटबुक को अच्छे से मेंटेन करना इन ऑल द टॉपिक्स। उसके बाद साथ साथ ही जो है ना जो भी आप GOC का टॉपिक पढ़ोगे उसकी NCERT भी पढ़नी है। उसके बाद आपने जंप करना है टुवर्ड द क्वेश्चंस। अच्छा, दिस वाज अबाउट द GOC। लेकिन GOC में जो है ना मतलब आप जो है ना, अब जब आप GOC स्टार्ट करोगे ना मतलब GOC आप स्टार्ट करना कहाँ से, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से, ठीक है। और आइसोमेरिज्म को आप एंड में पढ़ना, ठीक है। आइसोमेरिज्म को एंड में पढ़ना। पहले GOC के वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। उसके बाद इन चारों इफेक्ट्स की एप्लीकेशन साथ साथ पढ़ना। उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और वही पे कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल। और उसके बाद जो है ना आप क्या पढ़ना, वो एरोमेटिसिटी भी पढ़ना थोड़ी सी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी। और जब आप रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स को स्टार्ट करोगे तो उससे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ना, और आइसोमेरिज्म को आप एंड में बिल्कुल पढ़ लेना। अच्छा, अब बात करते हैं कि इनकी रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स की। रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स के लिए ओनली NCERT के रिएक्शंस को याद रखना, एंड नथिंग आउट ऑफ टेक्स्ट। मतलब जितनी भी रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स होंगे, ठीक है, चाहे हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है, हेलोल्केन्स होगा, योर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एमाइन्स, ठीक है। तो जितनी भी रिएक्शन है, चाहे प्रिपरेशन में आ रही है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ रही है, आपने जो है ना सिर्फ NCERT बेस्ड रिएक्शंस को आपने याद रखना है, और नथिंग आउट ऑफ टेक्स्ट। और यहाँ और आपके साथ मैं एक बात शेयर करूँ, आप ये रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स जितने भी है ना, आप इनको खुद पढ़ सकते हो। GOC को आप खुद नहीं पढ़ सकते, बिकॉज GOC इज समथिंग यहाँ पे जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स को जो ना आप खुद पढ़ सकते हो, कि आपने फंक्शंस ऑफ रिएक्शंस याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आएंगे थ्योरी बेस्ड जो ऑर्गेनिक में इट्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th का चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उन जो है ना मतलब दीज आर थ्योरी बेस्ड चैप्टर। जिस तरह बायो में आपने NCERT पढ़नी है फॉर थ्योरी, इनऑर्गेनिक में NCERT पढ़नी है फॉर थ्योरी, इसी तरीके से जो है ना इनमें जो है ना सिर्फ NCERT से पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करना इन ऑल द चैप्टर्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको टाइम मिले तो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करना, अगर आपको टाइम मिले, ठीक है। मतलब ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करना, और ऑर्गेनिक, लेकिन इनमें ज़रूरी करना। फिजिकल में एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूरी करना, लेकिन जब आपको इनऑर्गेनिक ये सारा कंप्लीट करोगे ना, ये मतलब यहाँ पे NCERT एंड ऑल दैट नोटबुक और क्वेश्चंस, उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करना। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए MCQ बुक, MCQ प्रैक्टिस के लिए जो है ना मैंने खुद नीट चैंपियन को कंसल्ट किया था, ठीक है। मतलब उस पर लास्ट 10 ईयर्स के डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस के क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। आपके पास भी अगर होगी नीट चैंपियन या एरिहत की आ रही है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, आप उसी को सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला नीट चैंपियन को कंसल्ट किया था। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे मतलब जो ऑनलाइन ओब्वियसली पढ़ रहे होंगे, तो DPP सॉल्व कर रहे होंगे, और बहुत सारों के पास जो है ना फिंगर टिप्स होगी, ठीक है। फिंगर टिप्स जो है ना वो भी ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिजिकल की, अगर आपके पास DPP, अगर आप DPP सॉल्व करो, DPP, और आप फिंगर टिप्स भी सॉल्व करो तो बेहतर रहेगा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ फिंगर टिप्स को सॉल्व कर रहे हो, तो सिर्फ फिंगर टिप्स को सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री में आपने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स को ज़रूर सॉल्व करना होगा, बिकॉज वहाँ पे उसने फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कम न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सिर्फ NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो है ना JEE मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। सिर्फ नीट के लेवल के और थोड़े से ऊपर, बल्कि JEE मेंस के जो है ना वो नहीं करने हैं, ठीक है। चाहे वो NT के वो पुराने पे वो है ना, वो JEE वो NTA जो है ना वो ऐप था नीट अभ्यास, उस पर जो तो उसके जो है ना JEE लेवल्स के क्वेश्चन आपने फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं।
फिज़िक्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो नोटबुक और लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ना। तो पहली बात फिज़िक्स के लिए जो है ना, लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ फिज़िक्स को आप जो है ना खुद इनऑर्गेनिक में जो है ना बहुत सारे चैप्टर्स लाइक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, डी एंड एफ ब्लॉक, मतलब जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स इन और ये ऑर्गेनिक में ये चैप्टर्स रिएक्शन बेस्ड या केमिस्ट्री इन आइडियल केमिस्ट्री इन आइडियल ऑफ योर पॉलीमर्स, इनको आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन फिजिक्स को आप खुद नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे लेक्चर्स, मतलब जिस तरह फिजिकल केमिस्ट्री में आपने जो है ना टीचर की नोटबुक को पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरीके से फिजिक्स में आपने जो है ना नोटबुक यानी लेक्चर्स को अच्छे से कंसल्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रही बात एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी से जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पॉइंट्स टू पॉइंट देखो। जब एनसीईआरटी की थ्योरी फॉर फिजिक्स जो है ना, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट जिस तरह से केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, लाइक इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बायो में जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, इस तरह से और तो यहाँ पे जो है ना फिजिक्स में थ्योरी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, जब अगर आप 11th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो, तो आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, थ्योरी भी पढ़ सकते हो। अगर आप 12th या 11th में पढ़ रहे हो, मतलब फिजिक्स में आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो अगर आप 11th या 12th में पढ़। लेकिन अगर आप जो है ना इस टाइम एंट्रेंस में हो, ड्यू टू लिमिटेड टाइम, तो आपको जो है ना थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो थ्योरी पढ़ने की इस टाइम बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ जो है ना आपको कम से कम आप खुद देख सकते हो कि मतलब मतलब आप कट ऑफ जो है ना, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो कि आपके पास कोई कौन सी कैटेगरी है, या अगर आप ओपन मेरिट के कैंडिडेट हो तो आपने देखना है कि आपके स्टेट में जो है ना कितना कट ऑफ चला जाता है, और उसी हिसाब से जो है ना आपने फिजिक्स को प्रिपेयर करना है। और फिजिक्स में जो है ना मतलब आपने मतलब टॉप करना है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आपने टॉप करना है तो आपको जो है ना आप जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन आपको बस जो है ना मतलब मेडिकल कॉलेज में फ़िलहाल जाना है, ठीक है। तो फिजिक्स में जो है ना आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत, अगर आप सिर्फ जो है ना मतलब आपको सिलेक्ट होना है, मेडिकल कॉलेज जाना है, रैंक की बात छोड़ो, ठीक है, रैंक की बात छोड़ो। अगर आप जो है ना तो उसके हिसाब से जो है ना आप फिजिक्स में लिमिटेड चैप्टर, मतलब लिमिटेड स्टडी कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में, बायो में अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जो आपको चैप्टर्स कुछ डिफिकल्ट लग रहे हो ना, उनको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन जिनको आप पढ़ रहे हो ना उनको बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो थ्योरी इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, बिकॉज वहाँ पे जो है ना यूजुअली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम, ठीक है। तो आप ज़्यादा फिजिक्स के लिए जो है ना आप ज़्यादा फोकस किन पे करेंगे, अपनी नोटबुक पे और प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस पे और फार्मूला रिवीजन पे, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपने सॉल्व करने इन फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स के लिए एक ही थंब रूल है, अगर आप चाहते हो ना आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो डिफरेंट पैटर्न के मतलब डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे इन ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी मैं बोलूँगा। अच्छा, एनसीईआरटी की समरी जो है ना फिजिक्स के हर एक चैप्टर में होती है, और पॉइंट्स टू पॉइंट मतलब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो आसानी के साथ। उसके बाद जो है उसके बाद जो है ना फिजिक्स के लिए जो है ना हमने कौन से एमसीक्यू, मतलब कौन सी बुक कंसल्ट करनी है, मैंने जो है ना नीट चैंपियन को कंसल्ट किया था, ठीक है। नीट चैंपियन फिजिक्स यानी प्रीवियस डिफरेंट मेडिकल ईयर्स के जो है ना क्वेश्चंस मैंने लगाए थे। अच्छा, एरियाद के चैप्टर वाइज भी आते हैं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, ऑनलाइन तो आपको जो है ना क्लास में टीचर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है ना वहाँ पे दिखाता होगा, और डीपीपीएस भी जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, तो आपके लिए जो है ना आई थिंक डीपीपीज आर एंड योर नोटबुक इज इनफ। और उसके अलावा जो है ना आपने क्या करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज को भी अच्छे से करना है, यानी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी फिजिक्स में बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज को भी अच्छे से करना। लेकिन फिजिक्स में जो है ना, फिजिक्स में वहाँ पे एडिशनल एक्सरसाइज है, उनको नहीं करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वहाँ पे बैक एक्सरसाइज में जो है ना एडिशनल एक्सरसाइज है, उनको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने खुद नीट चैंपियन सॉल्व की थी। तो कंक्लूजन जो है ना, कंक्लूजन क्या है वीडियो का, कंक्लूजन ये है कि आपने जो है आपने क्या करना है, बायोलॉजी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है। देखो, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी, और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ना आपने नोटबुक को अच्छे से पढ़ना होगा। और क्वेश्चंस के लिए जो है ना आप देखो जो भी आप चाहे डीपीपी से कर रहे हो, या सपोज डॉक्टर अली से कर रहे हो, फिंगर टिप से कर रहे हो, आप उसके बाद देखो कि आपसे जो है ना नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके जो है ना मतलब इतना सारा करने के बाद अगर आपसे नीट के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो बार बार। अगर नहीं तो मतलब प्रैक्टिस को इंक्रीज करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपके जो है ना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको चैप्टर पे होल्ड नहीं आ रहा है, तो यू कैन सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जो ही आपको लगे कि यार आप ठीक हो गया, मतलब मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न के सॉल्व किए इन फिजिक्स,
एंड फिजिकल केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आपको जो लग रहा है कि यार आप चैप्टर पे होल्ड आ गया हो, तो बस आपने उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है बल्कि क्वालिटी, एंड टू मी क्वालिटी इज़ इंक्रीज द नंबर ऑफ रिविजन्स, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम आपने रिवाइज करना होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फ्रॉम एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को, स्पेशली इन द फिजिकल केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स। अच्छा, और दूसरी बात, एनसीईआरटी जो है, अच्छा बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो है, बायोलॉजी में आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ना है, दैट इज़ द कंक्लूजन। और केमिस्ट्री में जो है ना, इनऑर्गेनिक के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ना है, और रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स में कोई भी रिएक्शन एनसीईआरटी से बाहर आपने नहीं पढ़नी है। दिस वाज ऑल अबाउट द स्टडी मटेरियल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मतलब वीडियो को देखने से पहले मान लीजिए आपको नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, वीडियो को देखने से पहले आपको नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, अब आपको जो है ना हर एक चीज़ क्लियर होगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि यू आर मिसगाइडेड, मतलब आप एज्यूम कीजिए कि वीडियो को देखने से पहले आप मिसगाइडेड थे, आपको नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, स्टडी मटेरियल क्या रहेगा। अब आपको जो है ना, मतलब अब आप जो है ना, मतलब ना खुद से झूठ बोल सकते हो ना किसी और से। अब आपको ये चीज़ पता है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में क्या स्टडी मटेरियल रहेगा, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात, अब जो है ना फिजिक्स में जो है ना न्यूमेरिकल्स किस तरह से करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स किस तरह से करनी है, ऑर्गेनिक में मतलब रिएक्शंस को किस तरह से करना है, ठीक है। उसके लिए जो है ना, मतलब आप मेरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं कि प्रिपरेशन प्लान इन केमिस्ट्री, प्रिपरेशन प्लान इन फिजिक्स एंड प्रिपरेशन प्लान इन बायोलॉजी। एनसीईआरटी जो है ना बायो की किस तरह से पढ़नी है, ठीक है, किस तरह से आपको याद रखना है, मतलब एनसीईआरटी को, थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स को, इनऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को किस तरह से पढ़ना है, और फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में आपका अप्रोच क्या रहेगा टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियोज़ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें मतलब अब मैं इसी में बोलता, क्योंकि अब मैं इसी में बोलता, ठीक है। मतलब मैंने वही बोलना है जो मैंने वहाँ पे बोला, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल वीडियो मतलब फजूल में जो है ना लंबी हो जाएगी। अब जो है ना मैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना और एक बात आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये है कि अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मतलब मेरे पास गाइडेंस नहीं है, ठीक है। मतलब अभी तक आप कह सकते थे कि यार मुझे नहीं पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, 11th में क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, 12th में क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, उसको भूल जाओ, ठीक है। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे नहीं पता है कि क्या पढ़ना है। मतलब अब आपको बिल्कुल पता है कि आपका स्टडी मटेरियल क्या रहेगा और कैसे पढ़ना है। उसके लिए मैंने आपको बोला कि आप आप प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हो आसानी के साथ। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा, दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टडी मटेरियल। रही बात स्ट्रेटजी की, मतलब कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो @untold नीड गाइडेंस। अच्छा, वहाँ पे मैंने हर तरह का वीडियो अपलोड किया है इन ऑल द चैप्टर्स। यही मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में मतलब विजिट करो कि आप देखो प्रिपरेशन प्लान इन बायोलॉजी, प्रिपरेशन प्लान इन फिजिक्स एंड प्रिपरेशन प्लान इन केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद परेशान नहीं होना है, मतलब ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे मोटिवेटिंग लाइन लिखी थी, परेशान नहीं होना है। अभी 5 to 6 मंथ्स आपके प्रिपरेशन के लिए हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने 11th एंड 12th अच्छे से नहीं पढ़ा है ड्यू टू कोविड-19 और लॉकडाउन, स्टिल यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन नीट 2022। स्टिल यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन नीट 2022। सिर्फ अपना बेस्ट दो, मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे यूटिलाइज करो, इंशाल्लाह यू विल बी देयर ऑन द लिस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। असल में मुझे आज वीडियो बनानी थी रिगार्डिंग व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर 24 आवर्स स्केड्यूल। आपने 24 आवर्स को किस तरह से गुजारना है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग जो है ना मैंने आज भी मतलब असल में वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँ कि आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप कैसे पढ़ना है उसकी मतलब उन वीडियोज़ की कुछ वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और बाकी वीडियो जो है ना प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हो आसानी के साथ। वहाँ पर आपको जो है ना सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि हाउ कैन आई स्कोर 340, 350, 360 इन बायो, हाउ कैन आई स्कोर 150 इन 150 plus 160 plus in chemistry, how can I score 120 plus 130 plus 140 plus in physics। बस इस स्टडी मटेरियल को आपने फॉलो करना है, इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, और जो स्ट्रेटजी मैंने बोला कि कैसे पढ़ना है उसको भी आपने फॉलो करना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करो, मैक्सिमम टाइम आप बुक्स पे यूटिलाइज करो, गो फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब रिविजन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसके लिए जो है ना मैंने एक वीडियो आपको बोला है कि व्हाट इज गोइंग टू बी रिविजन स्ट्रैटेजी। ये मतलब भी कुछ वीडियोस का टाइटल है जो मैं आपके साथ इन द अपकमिंग डेज शेयर करूँगा। अब रिविजन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो मैं आपको बोलूँगा इंशाल्लाह इन द अपकमिंग वीक। तो बस
अब आप एक काम करो, सारे रेफरेंस को साइड में रखो, सारे मॉड्यूल्स को। हाँ, यहाँ पे एक बात जो है ना याद आ गई, अगर किसी के पास एलिन या आकाश का मॉड्यूल होगा तो उस पे से जो है ना आपने आउट ऑफ एनसीईआरटी डाटा नहीं पढ़ना है बिल्कुल, बल्कि सिर्फ एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होंगे, स्पेशली इन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायो। आउट ऑफ टेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करना है, चाहे वो प्रैक्टिस पेपर हो, चाहे वो कोई भी मॉड्यूल हो, ठीक है। अब अपने मॉड्यूल्स को असाइड रखो बिल्कुल, अपने सामने सिर्फ एनसीईआरटी को रखो और फिजिकल और तीनों बुक्स की अपनी एनसीईआरटी सामने रखो, और ऑब्जेक्टिव बुक जिससे जो है मतलब, हाँ और एक बात जो है ना, यहाँ पे दो बुक्स, कोई कहेगा मैं डॉक्टर अली को भी सॉल्व करूँगा फिंगर टिप्स को, नहीं वो गलत बात है, ठीक है। एक ही बुक को सॉल्व करो, लेकिन उसमें ज़्यादा मैक्सिमम रिविजन करो, ठीक है। रिविजन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, मैंने आपको बोला ना, क्वालिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था सारा सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करो, एनसीईआरटी फ्रॉम मतलब हर एक सब्जेक्ट में अपनी ऑब्जेक्टिव बुक सामने रखो, और फिजिकल केमिस्ट्री मतलब और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मतलब ये और फिजिक्स की नोटबुक भी अपने सामने रखो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्या पढ़ना है। रही बात स्ट्रेटजी की, उसके लिए आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप उन वीडियोज़ को विजिट करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। एंड इन द एंड आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, ठीक है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उन वीडियोज़ को आप विजिट करो, और आप अच्छे से पढ़ना, ठीक से पढ़ना, और रिविजन भी अच्छे से करना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।